हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइट्स ऑफ युवा के हमारे नए यूट्यूब चैनल में। इसमें हम बेसिकली आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख सकते हो कि राहुल गांधी जी जो हैं हमारे, ठीक है, उनको लखनऊ कोर्ट में उन्होंने बेसिकली सरेंडर किया और अगले 5 मिनट के अंदर उनको बेल भी मिल गई। तो क्या था मुद्दा, है ना, जिसके चलते राहुल गांधी जी को लखनऊ कोर्ट में बेसिकली प्रेजेंट होना पड़ा। इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, पर हाई कोर्ट ने एकदम से अपना पत्ता झाड़ते हुए बोल दिया कि भैया पहले आप एमपी एमएलए कोर्ट में जाइए, वहां पर जाकर जो आपका मुकदमा है उसकी पूरी सुनवाई में प्रस्तुत होइए, अच्छे से उस पर काम कीजिए, उसके बाद ही आप जो भी कुछ होगा फिर आगे आप देखिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने तो साफ बोल दिया, फिर राहुल गांधी को अल्टीमेटली यहाँ पर आना पड़ा। तो जानते हैं शुरुआत से पूरे मुद्दे के बारे में। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक डिफेमेशन केस है। डिफेमेशन का मतलब आप सबको पता है, जब हम किसी की क्या कर देते हैं, अवमान, बेसिकली मानहानि, है ना। जब हम लोगों किसी की क्या है, जैसे आप अगर साधारण भाषा में बात करेंगे ना तो बेइज्जती, जैसे आपने किसी की बेइज्जती कर दी तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, मानहानि। तो ये डिफेमेशन केस है, किसके अगेंस्ट है, क्या है, सारी बात को बड़े आसान शब्दों में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक केस होता है बेसिकली 2022 में, आप सबको पता है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। उस दौरान जो गलवान घाटी में, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर एक मसला चल रहा था, आप सबको पता है चाइना और इंडिया के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, लद्दाख रीजन में। तो उसके चलते राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दे दी। अब उस स्टेटमेंट को लेकर जो हमारे बीआरओ के हेड थे, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने केस फ्रेम कर दिया, ठीक है, केस क्या कर दिया, फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, राहुल गांधी के अगेंस्ट। अब मुकदमा उन्होंने बेसिकली ये बोला कि राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में, ठीक है, नेता आदमी है राहुल गांधी भाई, नेता आदमी है, तो वक्तव्यबाजी जो होती है उसमें कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन बड़े ही खतरनाक केस बन जाता है। तो स्टार्ट ये होता है कि आपको बताते हैं, बेसिकली जो कंप्लेन होती है वो उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने की थी, ठीक है। अब उदय शंकर श्रीवास्तव जी कौन है, तो ये डायरेक्टर थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। कर्नल रैंक के ये ऑफिसर होते हैं, इक्विवेलेंट इनकी जो रैंक होती है कर्नल रैंक होती है आर्मी में। तो उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने इन पर क्या लगाया, तो इन्होंने बोला कि जो 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी थे, इन्होंने बोला था कि भैया जो इंडिया और चाइना की आर्मी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, ठीक है, जो लड़ाई चल रही थी, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वहां पर बेसिकली हुआ क्या कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया जो चीनी है ना, जो चाइना के सैनिक है, चीनी जो है वो भारतीयों के, जो भारतीय सैनिक है उनको पीट रहे हैं। इनका बयान ये था कि भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला तो उस समय तो खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उदय शंकर जी तक जब बात पहुंची होगी तो भाई उनको ये पर्सनली खराब लगी। एक आर्मी ऑफिसर है, आप आर्मी के ही लोग को ऐसा बोल रहे हो कि भैया इंडियन सोल्जर्स जो है वो पीटे जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भारतीय जो परिवार है, ठीक है, जो सेना के जो जवान है, उनके जो परिवार है, उनकी मानवीय भावनाएं आहत हुई हैं, ठीक है। और राहुल गांधी के अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक केस फ्रेम कर दिया और बोला कि भैया राहुल गांधी को या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी है या फिर वो कोर्ट में जाए और अपना क्लैरिफिकेशन दे। तो ये था एक जो है मुद्दा। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होती है, तो 11 फरवरी को जो स्पेशल कोर्ट होता है वो गांधी जी को मतलब गांधी जी मतलब राहुल गांधी जी को बोला जाता है कि भैया समन किया जाता है कि आप आइए। समन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होता है, ठीक है। व्यक्तिगत मतलब आप पर अगर केस हुआ है तो आपको वहां पर खुद जाना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने किसी बंदे को भेज दोगे कि भाई तुम एक्स पर्सन को भेज दोगे कि तुम जाकर जाकर प्रोसीडिंग्स को देख लो, नहीं। अगर आपके खिलाफ समन है तो कोर्ट का कहना है कि भैया आपको खुद आना पड़ेगा, आप किसी के थ्रू अपनी जो होता नहीं है पेशी, वो नहीं करा सकते हो, आपको खुद आना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर राहुल गांधी जी जाते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद होता क्या, वहां पर 5 मिनट के अंदर अपनी सॉरी वॉरी बोलकर जो वहां के जज होते हैं उनसे बोल देते कि भाई अब जज साहब से कि भैया आप मुझे बेल दे दो, तो अगले 5 मिनट में बेल भी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आप बार बार पढ़ रहे हो, दैट इज डिफेमेशन, यानी कि मानहानि। की मानहानि क्या होती है, बेसिकली मानहानि अगर बात करें तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर अगर चले जाओगे या फिर अंग्रेजों के रूल के टाइम पे चले जाओगे, जब भारत में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस दौरान आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किसी का यूज किया है तो दो कानून का, एक मानहानि का, दूसरा राजद्रोह का, ठीक है। मानहानि के खिलाफ आप सबको पता है सबसे पहले जो हमारे बनर्जी साहब थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इसके अलावा हमारे तिलक साहब, इन सबको, तिलक और बनर्जी, तिलक को 1882 में और बनर्जी को 1883 में, इन दोनों व्यक्तियों को आप सबको पता होना चाहिए कि भैया इन पर भी डिफेमेशन का केस लगा था और इनको भी जेल जाना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि भैया अंधा कानून चल रहा था। लेकिन अब तो ये केस, अब तो मतलब अंधा कानून है नहीं, अब तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रूल ऑफ लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग सब चलता है। तो बात करते हैं डिफेमेशन आखिर क्या क्या है।
देखो जब भी हम कोई बयानबाजी देते हैं, हम कोई बात करते हैं, तो बात करते समय कोई भी ऐसा शब्द जो दूसरों के लिए आपत्तिजनक हो, क्या हो, दूसरे के लिए आपत्तिजनक हो, जैसे आप किसी भी ऐसी कम्युनिटी के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, जैसे कोई शेड्यूल कास्ट है, अगर आप उसके बारे में कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हो तो वो आप डिफेमेशन के केस में आ जाओगे, या फिर तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत करते हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते थोड़ी देर के लिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कोरोना वैक्सीन। अब अगर आप अपनी वीडियो में ये बोलते हो कि जो ये कोवैक्सीन है, बायोटेक की बनाई हुई, भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई है, इसके चलते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है, तो फिर वो क्या है, आप पर डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं। भैया एक वैक्सीन को बनाने में समय लगता है, उसी तरह से एक व्यक्ति को अपनी गुडविल बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप अपनी वो मतलब आपकी स्पीच के चलते उसकी गुडविल क्या हो रही, खराब हो रही है। ठीक है, तो वो आप पर क्या लगाएगा, डिफेमेशन का केस लगाएगा, मानहानि का केस लगाएगा। अब इसके पीछे के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन हो गया, प्रूवन इंटेंट हो गया, रेपुटेशन डैमेज हो गया, ये सब क्या है, डिफेमेशन के एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डेफेमेशन भी होता है, मतलब मानहानि के प्रकार भी होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका लाइबल, दूसरा होता है स्लैंडर। लाइबल मतलब क्या होता है, लाइबल मतलब होता है जब आपने हार्ड कॉपी के तौर पर बेइज्जती कर दी हो किसी की, हार्ड कॉपी मतलब लिखित में या फिर साक्ष्यों के द्वारा ये प्रूव होता है कि आपने ऐसा कहा है। ठीक है, साक्ष्यों के द्वारा प्रूव होता है कि आपने ऐसा कहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका लाइबल। और स्लैंडर क्या होता है, इनडायरेक्टली, जब आपने कुछ बोला हो, जब आपने क्या किया भैया, बोला हो, साक्ष्यों के द्वारा नहीं, लिखित नहीं है, आपने वर्बली बोल दिया है। ठीक है, तो वर्बली जैसे गाली गलौज हो जाती है या फिर आप कुछ बोल देते हो, तो वो स्लैंडर कहलाएगा। लाइबल कब कहलाएगा, जब आपने हार्ड रिटन फॉर्म में, है ना, इमेजेस या पब्लिश वर्क के थ्रू किसी के अगेंस्ट कुछ बोला हो, तो वो आ जाता है आपका लाइबल में। ठीक है, दो बात आपको जाननी थी, जरूरी है। अब चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है आपके इसका मानहानि का, वो क्या है। ठीक है, डिफेमेशन का, तो आईपीसी का जो 499 है, इसके अलावा 500, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों यहाँ पर आपके डिफेमेशन की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करते हैं और उसके अलावा पनिशमेंट को यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन में क्या अंतर है। भाई क्रिमिनल मतलब आप सबको पता है, जब आप आपराधिक तौर पर क्या होते हो, गिल्टी फील होते हो, गिल्टी होते हो। ठीक है, गिल्टी फील नहीं, गिल्टी होते हो आपराधिक तौर पर। जैसे इसके लिए आपको सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा कि जिस भी व्यक्ति की मानहानि, जिस भी व्यक्ति की बेइज्जती की गई है, उसके आगे मतलब उसको एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा कि देखो भैया मेरी जो छवि है वो खराब करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसके पीछे रीजनेबल डाउट भी होना चाहिए, मतलब रीजनेबल क्वेश्चन भी होना चाहिए कि जो यहाँ पर बातें बोली गई है वो इंटेंशनली बोली गई है, जानबूझकर किसी की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, तब वो आएगा आपका सिलसिले किसमें, आप बोलोगे क्रिमिनल डिफेमेशन में, और इसके लिए आपको जेल तक जानी पड़ सकती है। ठीक है ना, समझ गए बात को। सिविल डिफेमेशन में क्या है भैया, केवल आप मतलब नॉर्मल यहाँ पर क्या है, डैमेजेस और कंपनसेशन पर बातें होती हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रूफ वगैरह नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत ले देकर यहाँ पर मामला सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ इंडिया में कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं डिफेमेशन से रिलेटेड, तो उसमें आप देख सकते हो, एक तो आपका मुबासर जावेद अकबर वर्सेस प्रिया रमानी का है, दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये दो केसेस हैं, आप याद रख पाओ तो रख लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लीगल प्रैक्टिस वगैरह करो तो आपके लिए जरूरी है, लॉ की तैयारी करो तो भी जरूरी है, या फिर यूपीएससी वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो भी जरूरी है। ठीक है, एमपी एमएलए कोर्ट का यहाँ पर एक मैंने जिक्र किया था शुरुआत में कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या है। बेसिकली हाई कोर्ट ने इनकी प्ली को रिजेक्ट क्यों कर दिया कि भाई आपकी सुनवाई हम नहीं करेंगे, आप एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर ही अपनी सुनवाई को पूरा कीजिए। तो बात करती है एमपी एमएलए कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या, आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सुने होंगे, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट क्या है। तो ये 2017 में आपके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था। रीजन क्या था, आप सबको पता, अगर अभी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 की अगर आप बात करोगे ना, जो रिसेंटली आई थी, उसमें बोला गया कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें 5 करोड़ केसेस क्या है भैया, पेंडिंग है। क्या है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब इतने सारे केसेस पेंडिंग है, उसके बीच में एमपी एमएलए के केसेस भी पहुंच जा रहे थे, 6-6 महीना, 8-8 महीना वो एमपी जो करप्शन में या फिर किसी इलीगल चीज में या फिर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त हैं, वो भी आराम से अपने पद को एंजॉय कर पा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा, क्या करो, 2017 में उन्होंने बोला कि एमपी एमएलए कोर्ट बना दो, और सारे मामले 2017 के पहले के, 2017 के बाद के, एमपी बनने के पहले के, एमपी बनने के बाद के सारे केसेस कहां पर सुने जाएंगे, आपके एमपी एमएलए कोर्ट में ही सुने जाएंगे, और कहीं पर नहीं सुने जाएंगे। ठीक है, पहले आपको यहां पर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी होगी, इसके बाद ही आप कहीं जा सकते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, व्हाटएवर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप बोलोगे हाँ सर 2017 में ये बातें हुई थी। अब पर्पस क्या था, तो मैंने पहले आपको बता दिया, स्पीडी ट्रायल हो सके, जल्दी फटाफट केस की सुनवाई हो सके, अकाउंटेबल घोषित किया जा सके भैया, है ना। 5 साल के चुनाव में केस आपका हुआ, 5 साल पूरे आपने मंजे काट लिए, बाद में मालूम चला 6वें साल में कि भैया ये जो एमपी था ये तो करप्ट था, या फिर ये तो भाई क्रिमिनल था।
अब वो 5 साल तो हो चुके ना, इलेक्शन के तो मजे ले चुका, तो ये सब ना हो, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए। इसके अलावा रेड्यूस बैकलॉग, तो आप सबको पता भैया जो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है वो केसेस कैसे कम किए जा सके, तो उसके लिए ये एक क्या है, आप बोलोगे सर जी एक ऑप्शनल यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। बात समझ में आ गई? तो ये आपका यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम के लिए काफी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 स्पेशल कोर्ट आपके स्टैब्लिश किए गए थे वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला में, ठीक है ना, और दो तो आपके दिल्ली में, ठीक है। अब इसके अलावा जो बात करें यहाँ पर डिफेमेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अब बहुत बार होती है ना कि हमारा जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या कहता है भैया, कि आपको कुछ भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इस पे पूरी तरह से छूट नहीं है कि आपकी जो मर्जी आ रही है आप बक रहे हो, वो नहीं कर सकते हो आप। बकना और कहने में अंतर होता है, ठीक है। बकना मतलब इलॉजिकल बात भी उसमें लपेट दी, कुछ भी बोले जा रहे हो, है ना, वो नहीं। बोलना कहना अलग चीज होती है, जब आप अपनी ओपिनियन रखते हो, फैक्ट्स और फिगर के साथ बातें करते हो, तो वो यहाँ पर अलाउड है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी मतलब समझो, जिसको हम बकना कहते हैं अपनी भाषा में, वो नहीं कर सकते हो आप। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भैया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के एम्बिट से बाहर चले जाते हो, ठीक है। और फिर आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, जितने भी आपके ऊपर प्रतिबंध है, वो सारे लगाए जा सकते हैं और आप पर मानहानि का केस भी बन सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब डिफेमेशन के अगेंस्ट हमारे पास सुरक्षा वॉल्व क्या है, मतलब हम सुरक्षा कैसे अपने आप को कर सकते हैं। हम कुछ भी बोलें सरकार के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सबको पता है जैसे राफेल का विवाद होता है ना कई बार, अरे या फिर राफेल का छोड़ो, अभी आप सबको पता है जो हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, ठीक है, काफी ज्यादा बच्चों के बीच में और यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच में काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, विकास दिव्यकीर्ति सर हमारे, ठीक है। इन पर एक केस लग गया है, इन पर एक केस लगा है कि आपने जुडिशरी की जो रेपुटेशन है उसको हार्म किया है। तो अब इनके पास ये हम इसे आप केस स्टडी के तौर पे देख सकते हो, ठीक है, इसको एकदम एज उस तरह मत लेने लगना भाई, मैं किसी को कोई यहाँ पर कल्प्रिट या कुछ घोषित नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे इनका केस है, तो इनके लिए डिफेंस क्या है, तो सबसे पहली बात, इन्होंने अपनी वीडियो में जो भी बातें कही हैं वो अगर ट्रूथ है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने बोला कि 5 करोड़ केस, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ठीक है, तो भाई इस बात के लिए मुझ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं कह सकती है। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि भैया मैं बात कर रहा हूँ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की, ठीक है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 की, जो फरवरी या मार्च में आई थी, एग्जैक्टली मेरे को डेट नहीं याद है। उसमें साफ साफ लिखा है भाई 5 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ तो केवल यूपी में, 20% केसेस केवल यूपी में पेंडिंग है, समझ रहे हो? तो आप यहां से देख सकते हो। तो ये इस बात पर कोई भी केस नहीं बन सकता। इसके अलावा फेयर कमेंट, फेयर कमेंट मतलब क्या होता है, आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन हो, आप जो भी कह रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो और ऑनेस्ट ओपिनियन हो। जैसे कई बार आप सबको पता है जो जैसे कॉमनवेल्थ स्कीम हुआ था, है ना, कॉमनवेल्थ स्कीम हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो आपका हुआ था, तो इस पर अगर आप कोई भी ओपिनियन रख रहे थे, बोल रहे थे, तो आप उस पर आपके लिए कोई भी आप पर चार्ज नहीं बैठाला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रिविलेजेस भी होती हैं, जैसे कि आप सबको पता है जो आर्टिकल 105 है, उसके तहत जो हमारे एमपीज होते हैं, है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको अपना पार्लियामेंट के अंदर यानी संसद के अंदर कुछ भी कहने का अधिकार होता है। उस बात के लिए कोर्ट उनको कभी नहीं घसीट सकती है। अगर यही चीज इन्होंने संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने कही होती, इन पर कोई भी विवाद ना होता, लेकिन ये बात इन्होंने पब्लिकली जाकर बोली है, प्राइवेट प्लेस पब्लिक प्लेस में आके बोली है, संसद से बाहर बोली है, तो ये आर्टिकल 105 का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा होता है कंसेंट, अगर आपने पहले से ही कंसेंट ले रखी है, ठीक है, आपके पास पहले से ही कंसेंट है कि भाई जो मैं कहने जा रहा हूं ये जनहित में है और जिसके लिए कह रहा हूं उसकी लिखित सहमति है कि हाँ आप बोल सकते हो। जैसे कई बार होता है ना, आप किसी की बायोग्राफी लिखते हो, तो बायोग्राफी लिखते समय कई बार उसके ऐसे भी चैप्टर्स होते हैं जो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसके लिए नेगेटिव होता है, लेकिन अब अगर आप बायोग्राफी में उसे आप लिख रहे हो तो पहले से आप कंसेंट ले लेते हो ना कि नहीं देखिए सर आपकी रियल लाइफ की बात है और हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप इसमें कंसेंट दे दो, वो खुद ही लिख देगा। फिर उसमें उस चीज के लिए वो बाद में आकर आप पर केस नहीं कर सकता कि तुमने इस मेरी किताब में क्या लिख दिया, ये बकवास, नहीं, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पोटेंशियल आउटकम्स क्या होते हैं डिफेमेशन केसेस के, तो केस डिसमिसल हो जाता है, मॉनेटरी डैमेजेस होता है, पैसा वैसा देना पड़ता है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ती है, या फिर कई बार जेल वेल भी जाना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब राहुल गांधी जी पर ऐसा नहीं कि ये पहला कोई केस है, इसके अलावा भी इन पर जो है केस वगैरह चल रहे हैं। एक पुणे कोर्ट का केस चल रहा है, अभी उस पर भी चीजें आनी बाकी है, तो आगे देखेंगे। मतलब उस पर तो चलो आ चुका है पहले से, प्लीड नॉट गिल्टी हो गया है वहां पर, ठीक है, ऑलरेडी केस आ चुका है और उस पर बोल दिया गया कि वो गिल्टी नहीं है, ठीक है, पुणे केस पर।
अब डिजिटल डिफेमेशन भी बहुत तेजी से कंसर्निंग हो रहा है, तो वो भी आपको आगे अपना पढ़ते रहिएगा, मतलब मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी क्रिटिसिज्म इंडिया में होता रहता है भाई, पावरफुल जो एंटिटीज एक दूसरे को बदनाम करने के लिए इसका यूज करती हैं। ब्रिटिश अंपायर के टाइम का कोलोनियल आप कह सकते हो, ये क्या है, एक लेगेसी है जिसको आप जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हो डिफेमेशन का, इसको हटा सकते हो, ये हमारे बोलने की स्पीच को दबाता है वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें हैं। रिफॉर्म्स क्या है, तो डिक्रिमिनलाइज कर दो या फिर इसके ऊपर हायर थ्रेशोल्ड लगा, मतलब ऐसा कि एकदम क्लियर हो भाई। डिफेमेशन एक तो वेग है, आप इसकी डेफिनेशन जब देखोगे ना काफी वेग डेफिनेशन है, क्लियर नहीं है कि आप किस चीज को डिफेमेशन कहते हो, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल जो आप सबको पता है, डिजिटल अरेस्ट और ये सब दुनियादारी जो चीजें आ चुकी हैं, उसमें आप मतलब इसको डिफेमेशन को कैसे डिफाइन करोगे। हो सकता है कोई डीप फेक वीडियो बना दे और उतनी देर में तो आपने सामने वाले इंसान को जेल वेल के लिए भेज दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट केस कर दिया। अब कुछ केसेस ऐसे भी बनते हैं, जैसे अगर मान लो किसी एक्स पर्सन ने किसी एससी कैटेगरी के लिए कोई वीडियो बना दी, बनाई नहीं है, डीप फेक हुआ है उसका, ठीक है, डीप फेक एक्स के पर्सन के बिहाफ पे किसी ने बना दी उसका चेहरा वगैरह लगा के। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तो तुरंत उसको, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो भैया उसको उठाकर तुरंत डाल दिया जाएगा, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो भाई यहां पर तो उसको तुरंत का तुरंत उठा के भेज दिया जाएगा कि भाई चलो इसके खिलाफ बिना एफआईआर के इसको अरेस्ट कर लो। तो ऐसे में ये एक्स पर्सन तो परेशान हो गया ना, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं है, डीप फेक का यूज हो रहा है। तो ऐसे में आप कैसे डिफेमेशन को डिफाइन करते हो, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। बाकी राहुल गांधी जी के केस में आगे क्या होगा, तो ट्रायल्स चलेंगी, प्रोसीडिंग चलेंगी, और ज्यादातर केसेस में आपको बताता हूँ जब भी कोई रेपुटेटेड केस होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस होता है, तो उसका सेटलमेंट हो जाता है बिहाइंड दी बार, मतलब चुपचाप हो जाता है, आप कुछ भी पता नहीं चलता हम लोगों को, चुपचाप सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लायबल एंड स्लैंडर, स्लैंडर और लाइबल के बीच में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आई है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जो कि हमारा राइट्स ऑफ युवा चैनल है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और इस तरह की वीडियोस से जुड़े रहने के लिए, मतलब बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आपको जिस भी टॉपिक पर डिटेल से एनालिसिस चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो आपकी जरूर बना दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।